बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वो अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी खुश था। एक दिन दोपहर को वो अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाएं। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफ़ी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम ये होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। गोपाल की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर गोपाल कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? यह सुनकर गोपाल की पत्नी गोपाल को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर गोपाल कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गोपाल के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह गोपाल शहर जाने की तैयारी करता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूं। कोशिश पूरी करूंगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए। हमारा खर्चा ही कितना है, और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रहाऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। गोपाल के जाते वक्त गोपाल की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। ये देखकर गोपाल कहता है, ये पैसे कहाँ से आए? गोपाल की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। ये लीजिए, रखिए। गोपाल पैसे ले लेता है और बहुत भरी मन से पत्नी और बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर वो काम ढूंढना शुरू करता है। पूरी दोपहर काम की तलाश करते करते वो थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वो एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ले सुन बे चंगुल, दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज हैं। तो चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 1-9-11 हो जाना। मालिक, वह सब तो ठीक है, लेकिन 1-9-11 नहीं 9-2-11 होना है। सन बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा गोपाल के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो गोपाल है। अरे हाँ, तभी मैं कहूं कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूं। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊं भैया, गांव से शहर आया हूं काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी चंगुल गोपाल का थैला लेकर
9-2-11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई, चलो मैं चलता हूँ। अजीब लोग हैं शहर के। पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में गोपाल की नज़र अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वो काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दय हैं, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। गोपाल भगवान से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाई। थोड़ी देर में रात हो जाती है। गोपाल के रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं था। वो काफी परेशान इधर उधर घूमता रहता है। रास्ते में उसे एक गरीबों की बस्ती दिखती है। वो उसी ओर जाता है। एक झोपड़ी के पास जाकर वो आवाज लगाता है, कोई है? अंदर कोई है क्या? झोपड़ी में से एक बुढ़ी अम्मा निकलती हैं। कौन है? तुम कौन हो बेटा? बुढ़ी अम्मा को देख पहले तो गोपाल चुप रहता है और सोचता है कि मदद मांगू या नहीं, लेकिन बुढ़ी औरत के बार बार पूछने पर गोपाल बोलता है, अम्मा, मैं बहुत दूर गांव से काम की तलाश में आया हूँ और 2 चोरों ने मेरा सारा सामान चोरी कर लिया। सुबह से भूखा इधर उधर घूम रहा हूँ और मैं इस शहर में किसी को जनता भी नहीं जिससे मदद मांगू। कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। अम्मा, क्या सिर्फ आज की रात आपकी झोपड़ी में रुक सकता हूँ क्या? सुबह होते ही मैं अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लूंगा। आओ बेटा, अंदर आओ। बुढ़ी अम्मा गोपाल कुछ खाने को देती हैं और खाना खाने के बाद गोपाल के मन में अम्मा को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे थे, सबके सवाल पूछने लगता है। अम्मा, क्या आप अकेले रहते हो? आपको डर नहीं लगता? और अम्मा, अपने मुझ पर एक बार में ही विश्वास कर लिया? इस तरह तो कोई भी चोर आपके घर आ सकता है। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, सब मेरी मदद करते हैं। रही बात तुम पर विश्वास की, तो तुम ही बताओ बेटा, मेरी झोपड़ी में चोरी करने लायक कौन सी चीज़ है? इसी तरह कुछ देर की बातचीत के बाद बुढ़ी अम्मा बोलती हैं, बेटा अब तुम सो जाओ, मैं कल तुम्हें मोहन के पास ले चलूँगी, वो तुझे कुछ न कुछ काम ज़रूर दिलवा देगा। गोपाल एक कोने में आराम से सो जाता है। अगली सुबह अम्मा गोपाल को मोहन के पास ले जाती हैं। राम राम अम्मा, कैसे हो? और ये आपके साथ कौन है? राम राम बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, गांव से शहर, काम की तलाश में आया है। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो इसे दिलवा दो। ठीक है अम्मा, मैं इसे फैक्ट्री ले जाता हूँ, वहां पर मजदूरों की जरूरत है। सुनो, मजदूरों वाले काम कर लोगे ना भाई? हाँ हाँ भाई, कोई भी काम कर लूंगा। गोपाल मोहन के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। मोहन फैक्ट्री के बड़े मालिक से बोलकर गोपाल को काम पर रखवा देता है। देखो गोपाल, यहाँ एक बोरी ढोने के 5 रुपए मिलते हैं। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम दिन में कितने बोरी ढोते हो। हाँ ठीक है मालिक, मैं सब समझ गया। आपकी बड़ी मेहरबानी। गोपाल और मोहन दोनों काम पर लग जाते हैं। पूरा दिन काम करके गोपाल को कुल 100 रुपए मिलते हैं। वो बहुत खुश होता है और शाम को बूढ़ी अम्मा के घर लौट आता है। अम्मा, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने न ही मुझे छत दिया, बल्कि मुझे काम पर भी लगवा दिया। देखो अम्मा, मुझे आज पूरे 100 रुपए मिले अम्मा। मैं मेरी पहली कमाई आपको देना चाहता हूँ। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? भला मैं क्या करूंगी ये पैसे? ये तेरी मेहनत की कमाई है, इसे तू ही रख। अम्मा, मोहन भाई ने बोला है कि कल वो मुझे एक कमरा भी दिला देंगे। बूढ़ी अम्मा गोपाल ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं, बेटा, तुझे अभी तू मुझे अपनी माँ समान मानकर अपनी पहली कमाई दे रहा था और दूसरे ही पल पराया कर दिया और यहाँ से जाने की बात करने लगा। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। बस मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, इसीलिए
भला मुझ बुढ़िया को तेरे यहाँ रहने से क्या तकलीफ? तू मेरे पास ही रहकर काम कर। अगर तू इस शहर में कमरा ले लेगा तो तू तेरी कमाई से कुछ नहीं बचा सकेगा। गोपाल को अम्मा की ये बात सही लगती है और वो बोलता है, हाँ अम्मा, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो। अम्मा, मैं बहुत मजबूरी में अपने बीवी बच्चों को गांव छोड़कर शहर आया हूँ। बच्चों को पढ़ना है, गांव के साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। पता नहीं अम्मा, मेरे बीवी बच्चे कैसे होंगे। बेटा तू चिंता मत, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ गोपाल की पत्नी अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए अपने ही खेत में बहुत मेहनत करके थोड़ी बहुत सब्जियां उगा रही थी और उन सब्जियों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। इधर गोपाल दिन रात मेहनत करता है और साथ ही साथ बूढ़ी अम्मा का भी ख्याल रखता है। अम्मा, मैं जंगल से लकड़ियां ले आया हूँ और सुबह मटके में भी पानी भर लाया हूँ। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेटा तू ये सब काम मत किया कर, मैं ये सारे काम कर लूंगी, तू तो बस अपना काम कर। नहीं अम्मा, आप इस उम्र में कितना काम करोगी? मेरे आने से आपका काम भी तो बढ़ गया है। ठीक है अम्मा, अब मैं काम पर जाता हूँ। कुछ महीने ऐसे ही चलते हैं। गोपाल अच्छे खासे पैसे जोड़ लेता है और एक दिन अम्मा को बोलता है, अम्मा, मैंने अब इतने रुपए जमा कर लिया है जिससे साहूकार का कर्ज उतर जाएगा और 2-3 महीनों का घर खर्च भी निकल जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने गांव अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊं। उनके बिना मेरा जीना मुश्किल है और पता नहीं शांति कैसे घर खर्च जुटा रही होगी। हाँ बेटा, तू ठीक सोच रहा। अब तुझे गांव लौट जाना चाहिए, बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अम्मा, मैं अकेले गांव नहीं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ मेरे घर चलोगी और अब आप हमारे साथ ही रहोगी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? भला मैं तेरे साथ? अम्मा, अब तक आपने जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी, अब आप मेरी सारी बात मानेगी। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं अम्मा, आप अपना जरूरी सामान बांधो, हम कल सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे। गोपाल की जिद के आगे अम्मा कुछ नहीं कह पाती और अगली सुबह दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मोहन मिलता है। अरे गोपाल भाई और अम्मा, तुम दोनों बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हो? मोहन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम दिलवाया, और दूसरी बात कि मैं अम्मा को लेकर अपने गांव जा रहा हूं। अब अम्मा हमारे साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो गोपाल। चलो ठीक है, खुशी खुशी जाओ। शाम को गोपाल और अम्मा गांव अपने घर पहुंचते हैं। गोपाल के बीवी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। गोपाल बूढ़ी अम्मा के बारे में सब कुछ शांति को बताता है। शांति भी बूढ़ी अम्मा का बहुत धन्यवाद करती है और अब सब खुशी से रहने लगते हैं। बच्चे बूढ़ी अम्मा के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। अम्मा भी अब उनके साथ बहुत खुश थीं। एक दिन गोपाल शांति से बोलता है, शांति, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। मेरा शहर जाना, वहां जाते ही मेरा सामान चोरी होना और फिर मेरा बूढ़ी अम्मा के घर जाना, ये सब भगवान के रचाए खेल थे ताकि बूढ़ी अम्मा को एक परिवार मिल जाए और हमें एक माँ। भगवान के खेल को कोई नहीं समझ सकता। नदी किनारे एक गरीब बुढ़िया अकेली छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो गांव के लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। यही उसकी रोजी रोटी थी। अरे आ गई अम्मा, आज कितनी लकड़ियां लेकर जाओगी? वो वाला गट्ठर दे दो बेटा। अरे पर उठा लोगी इसे? सिर में थोड़ा सा दर्द तो है, पर पेट भरने के लिए उठा लूंगी। ला जरा, सर पर तो रखवा दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया
सुन, इसके पैसे कल दे दूंगी, अब चलती हूँ। सुनो जी, आप इस बुढ़िया से तुरंत ही पैसे ले लिया करो, ये रोज रोज आपको कल का कहकर बुद्धू बनाती है। लकड़हारा हंसने लगा। कल सुबह 2 रुपए देकर कहेगी बाकी कल दे दूंगी, इसका कल कभी नहीं आता, ऊपर से और लकड़ियां उठाकर ले जाती है, नास पीटी कहीं की। अरे जाने दो, बेचारी बूढ़ी है, कोई नहीं है इसका। इस उम्र में भी देखो बेचारी को घर घर जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती है। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तो थोड़े पैसे ही तो कम देती है भाग्यवान, बाकी लोग तो पूरे पैसे देते हैं ना, और फिर अपना काम तो चल जाता है। आप भी नहीं मानते, करो समाज सेवा, मुझे क्या। पत्नी मुंह बनाकर अंदर चली गई। गांव के एक घर में बुढ़िया ने लकड़ी का ढेर नीचे रखा। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, कितनी लकड़ियां रखूं? चूल्हे के लिए 20 चाहिए, और आजकल रात को थोड़ी ठंड हो जाती है तो तापने के लिए भी लकड़ी चाहिए। अच्छा, तो मैं कल ज्यादा लकड़ी ले आऊंगी। आज सिर में थोड़ा दर्द था तो कम लकड़ियां लाई हूँ, बाकी घरों में भी देनी है वरना सब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आज चूल्हे के लिए जितना रोज देती हो रख दो, कल ज्यादा ले आना। हाँ, ये ठीक है। सुनो, अभी जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया ने पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे और गट्ठर से लकड़ी निकालकर रखने लगी। ये लो अम्मा, खा लो। बुढ़िया उसे देखती है। अरे अम्मा, बासी नहीं है, एकदम ताजी है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। अरे बहुरिया, वो बात नहीं है, तू मुझे रोटी दे रही हो, तेरी सास ने देख लिया तो तुझ पर गुस्सा करेगी। नहीं नहीं, वो घर में नहीं है, अभी तक नहीं आई। कितने दिनों के लिए बाहर गई है? अभी भी लगभग 14 से 15 दिन और लगेंगे उन्हें आने को। सुन, ये बाकी की लकड़ियां मेरे सर पर रखवा दे। अम्मा, तुम भूखे पेट लकड़ी सर पर उठाती हो ना, इसीलिए सर दुखता है। मेरे यहाँ एक रोटी रोज खा लिया करो, कोई हर्जा नहीं होगा। और जो तुम्हारी सास ने वापस आकर गुस्सा किया तो उन्हें मैं समझा दूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगी। भगवान तेरा भला करे, चल सदा सुखी रह। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती हैं। अगले दिन, बेटा आज बड़ा वाला गट्ठर दे दे, शाम को सर्दी होने लगी है तो लोगों को ज्यादा लकड़ियां चाहिए। तुम्हारा ही माल है अम्मा, जो चाहिए उठा लो। ये ले 2 रुपए, बाकी कल दे दूंगी, ठीक है ना? हिसाब में कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, समझे? हाँ हाँ अम्मा, हिसाब पूरा ठीक है। अच्छा जरा ये तो बताओ कि गांव में सब तुमको बुढ़िया कहते हैं, तुम्हारा असल नाम क्या है? मेरा असल नाम? अरे अम्मा, मेरा मतलब जो तुम्हारे पिताजी ने रखा वो वाला नाम। मेरा नाम लक्ष्मी है, पर अब तो इस मुए नाम को सुने एक अरसा हो गया। सब लोग बुढ़िया या अम्मा बोलते हैं, इसी की आदत हो गई है। पता नहीं चला मैं कब लक्ष्मी से बुढ़िया हो गई। अच्छा चल, लकड़ियों का गट्ठर सर पर रख दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। अच्छा, चलती हूँ मैं। गांव में एक घर के अंदर आंगन में लगे पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर रखकर बुढ़िया बैठ जाती है। अरे ओ मुखिया आइन, कितनी लकड़ियां रखूं बता दो, और आके जरा देख भी लो, लकड़ी एकदम सूखी है, वरना पेट पीछे कहोगी बुढ़िया गीली लकड़ी रख के गई। अरे रुक जरा, अभी आती हूँ। अरे ये लकड़ी वाली बुढ़िया है क्या? जरा इसे अंदर तो भेजना। अजी, आपको इससे क्या काम पड़ गया? अरे भेजो तो, कुछ बात करनी है। मैं लकड़ियां देखती हूँ, तू अंदर जा, मुखिया जी ने बुलाया है।
मुखिया जी ने बुलाया है? क्यों, कोई गलती हो गई क्या? अरे मुझे क्या पता, जाके खुद पूछ ले। अरे बुढ़िया, आओ आओ, कैसी हो तुम? जी, बस आपकी कृपा है। अच्छा, तुम वहाँ गांव के बाहर नदी के पास वाले झोपड़े में रहती हो ना? हाँ मुखिया जी। अच्छा, तो वहाँ अकेले रहती हो? पास में कोई दूसरा झोपड़ा नहीं है? डर नहीं लगता तुम्हें? पहले तो लगता था, अब आदत हो गई है। अच्छा ठीक है। सत्यपाल मुस्कुराकर वहां से चला गया। बुढ़िया सारी लकड़ियां बेचकर घर पहुंचती है। पता नहीं मुखिया के दिमाग में क्या चल रहा। पहले तो उसने कभी बात नहीं की, भला आज क्यों इतनी पूछताछ कर था। अगली सुबह। अंजना, मुखियाइन लकड़ी लाई हूँ। अरे उसे अंदर बुला लो। ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर बात करना। बुढ़िया माँ, अंदर आ, जरूरी बात करनी है तुझसे। इसकी जरूरी बातों से तो मेरा मन घबरा जाता है। बुढ़िया ने देखा मुखिया और अंजना खुसुर फुसुर कर रहे थे और उसे देखते ही चुप हो गए। मुखिया ने अंजना को इशारा किया, आप बात करो, मैं अभी आती हूँ। देखो बुढ़िया, तुमने ये बात गांव में तो सुनी होगी कि मैं अपने बेटे के लिए ईंटों की भट्टी लगवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ईंट की भट्टी नदी के पास ही लगे तो अच्छा रहता है। मिट्टी आसानी से मिल जाती है और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं पड़ती। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? नदी के पास पंचायत की जो जमीन है उस पर मुझे ईंट की भट्टी लगानी है। जमीन के बीच में तुम्हारी झोपड़ी है तो उसे हटाना होगा। ये सुनते ही बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुखिया जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने सब पता किया है। वो जमीन पंचायत की है, समझी? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है खाली कर दो। नहीं नहीं मुखिया, ये मुझसे ना हो पाएगा। तुम तो पहले गांव में ही रहती थी ना? हाँ, 40 साल पहले ब्याह के इसी गांव में आई थी। मदन के पास वाला घर था हमारा। 15 साल पहले मेरे पति चल बसे, तब घर बेचना पड़ा। अरे अरे, ये रोना धोना मत करो यहाँ पर। मैं तुम पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। तुम गलत तरीके से इतने सालों से उस जमीन पर रह रही हो। मैंने सब दिखवा लिया है। पंचायत ने ना तो जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारे नाम किया, ना तुम्हें किराए पर दिया है, समझी? किराया? मेरी किराया देने की हैसियत नहीं है। किसी तरह मेहनत करके पेट पाल रही हूँ। देखो बुढ़िया, ये सब मैं नहीं जानता कि तुम किस हक से वहाँ रह रही हो। मुखिया ने कहा था मुझे वहाँ रह लो। वो झोपड़ी भी उसी ने बनवाई थी। तुम किस मुखिया की बात कर रही हो? तुमसे 3 मुखिया पहले जो आया था ना, मोहनलाल, उसने मुझे ये झोपड़ी बनवा कर दी थी। बदले में तुमने क्या दिया उसे? मैंने उसे अपना मंगलसूत्र दिया था। पति के जाने के बाद वो मेरे काम का ना रहा, तो मैंने उस मुखिया को दे दिया था। उसका कोई सबूत है या ऐसे ही कहानी बना रही हो? नहीं, ये सच्ची बात है। अच्छा तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जमीन के उस टुकड़े का कोई कागज है तो दिखा दो, या तुमने मोहनलाल को जो अपना गहना दिया है उसका सबूत दो, वरना जमीन खाली करनी पड़ेगी। इतना बोलकर मुखिया वहां से निकल जाता है और बुढ़िया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रह जाती है। बुढ़िया बहुत उदास होकर घर लौटती है और देखती है कि वहाँ पहले से ही मुखिया के 2 आदमी खड़े हैं। अरे ओ बुढ़िया अम्मा, कहाँ घूम रही हो? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? हमें मुखिया ने भेजा है। अब तू ही बता, तू अपना सामान खुद निकालेगी कि हम बाहर फेंक दें? नहीं बेटा, ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चलो, अरे चलो, खाली करो। चल चल, खाली कर इसे। ये बुढ़िया प्यार से हमारी बात नहीं मानेगी। हमें आज ही ये झोपड़ी यहाँ से हटानी है। अरे बेटा, कुछ तो रहम करो मुझ पर। भला मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, तुम ही बताओ।
बुढ़िया, अब कुछ मत बोलो। मुझे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूँ, समझी? चलो तुम बाहर जाओ। बुढ़िया अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर बाहर बैठ जाती है। भगवान, ये छत भी छीन ली तूने। ये तूने ठीक न किया। अंदर इस चूल्हे और 4 बर्तन के सिवाय कुछ नहीं था। इन्हें यहाँ पर रख रहा हूँ अम्मा, देख लेना, ठीक है? मुखिया के आदमी पूरा झोपड़ा तोड़ देते हैं। बुढ़िया बाहर बैठे देखते रह जाती है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और बुढ़िया भूखे प्यासे झोपड़े के बाहर ही बैठी रह जाती है। अरे सुनो, बुढ़िया अम्मा कल से नहीं आई, कुछ बोलकर गई हैं क्या तुम्हें? मीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? और हंस क्यों रहे हो? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मीरा, भला तुम्हें अम्मा की चिंता कब से हो गई? वैसे मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अम्मा कल से क्यों नहीं आई, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? दोनों बातें कर ही रहे थे कि गांव लता भी आ जाती है। भैया, कुछ लकड़ियां देना जरा। हाँ बहन, अभी देता हूँ। भाई, वैसे ये बताओ, गांव की बुढ़िया अम्मा कहाँ है? कल से वो मेरे घर नहीं आई। लता बहन, अभी हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि अम्मा कल से लकड़ियां लेने नहीं आ रही। कहीं कोई बात तो नहीं? हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्यों ना हम उनके घर चलकर पता करें? हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बुढ़िया के घर की ओर निकल जाते हैं। बुढ़िया के घर के पास पहुंचते ही तीनों दंग रह जाते हैं। झोपड़ी पूरी टूटी हुई और बुढ़िया बेसुध पड़ी थी। लकड़हारा दौड़ कर जाता है। अम्मा, अम्मा, इसका तो पूरा बदन बुखार से टप रहा है। अरे अम्मा को क्या हुआ? इन्हें जल्दी घर लेकर चलो। हाँ। तीनों मिलकर कैसे भी बुढ़िया अम्मा को अपने घर ले जाते हैं। आखिर अम्मा की झोपड़ी तोड़ी किसने? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर अम्मा से किसकी इतनी दुश्मनी? अब तो इसका जवाब अम्मा ही देगी। मीरा बहन, मैं चलती हूँ। कोई मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। थोड़ी देर में बुढ़िया को होश आया। अम्मा, अम्मा आप कैसी हो? बेटा, मैं यहाँ तुम्हारे घर पर कैसे? अम्मा, तुम अपनी झोपड़ी के पास बेहोश पड़ी थी, तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ देते। अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, मेरा मर जाना ही ठीक है। एक झोपड़ी थी, वो भी मुखिया ने तुड़वा दिया। ये क्या बोल रही हो अम्मा? मुखिया ने ऐसा किया? क्यों? वो बोल रहा कि उसे उस जमीन पर अपने बेटे के लिए ईंट की भट्टी लगवानी है और मेरे पास उस जमीन के कागजात नहीं। अच्छा, अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं उस मुखिया को सबक जरूर सिखाऊंगा। हाँ अम्मा, और तुम अब हमारे साथ ही रहो। लकड़हारा ने तुरंत गांव के चौक पर जाकर सबको इकट्ठा किया। क्या हुआ भाई, तुमने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? भाइयों, तुम लोगों को तो पता है कि मुखिया ने नदी किनारे वही बुढ़िया अम्मा की झोपड़ी तोड़ दी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? पर उसने ऐसा क्यों किया? लकड़हारा सारी बात बताता है। आज अम्मा की झोपड़ी टूटी है, कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है। अगर हम चुप रहे तो गलत और बढ़ेगा। गांव वाले पहले डर रहे थे, पर धीरे धीरे एक बूढ़े किसान ने कहा, हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। बुढ़िया ने सालों तक हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। पर मुखिया से कौन भिड़ेगा? भिड़ना नहीं है, साथ खड़ा होना है। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई एक झोपड़ी नहीं गिरा सकता। और फिर क्या था? अगली सुबह पूरा गांव अम्मा की टूटी झोपड़ी के पास था। कोई बांस लेकर आया, कोई नई खपरेल, कोई मिट्टी गूंथ रहा था और लकड़हारा खुद सबसे आगे खड़ा था। तीन दिन में झोपड़ी फिर से खड़ी हो गई।
लेकिन इस बार वो पहले से मजबूत थी। इतना बड़ा घर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप सभी का बहुत बहुत आभार। लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोलता है, ये घर नहीं अम्मा, ये आपका सम्मान है। तभी मुखिया वहां आता है। मुखिया तेज आवाज में बोलता है, ये घर किसकी इजाजत से बनाया गया है? इजाजत इंसानियत से ली है और ये जमीन भी अम्मा की है। सबूत है तुम्हारे पास? तभी भीड़ से गांव का बूढ़ा पंडित आगे आता है। हाँ है, पुराने कागज मेरे पास हैं। ये जमीन अम्मा के पति ने खरीदी थी, तुम्हारे पिता के सामने सौदा हुआ था। कागज मुखिया के हाथ में दिए जाते हैं। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब उसने देखा कि पूरा गांव एकजुट है तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ आ गया, डर से रात जलता है लेकिन एकता से गांव। बेटा, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तूने मुझे नई जिंदगी दी है। बता मैं तेरे लिए क्या करूं? अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? बेटा भी बोल रही हैं और धन्यवाद भी कर रही हैं। अम्मा, फिर बोल रही हूँ, तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहो। नहीं बेटा, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। अब और तुम लोगों पर बोझ नहीं बन सकती। तू चिंता ना कर, मैं आती रहूंगी। ठीक है अम्मा, जब भी कोई दिक्कत हो हमें बताना। अम्मा को कितना बोला कि हमारे साथ रहो, लेकिन अम्मा नहीं मानी। मीरा, अम्मा गरीब है पर आत्मसम्मान बहुत है उसमें। ये झोपड़ी घर नहीं, उसका सम्मान है। दोस्तों, आपके जिंदगी में भी कभी कुछ ऐसा हो जो आपको समझने कि ये सब क्यों हो रहा, तो समझ लेना कि उसके पीछे भगवान ने जरूर कोई खेल रचा हुआ है। ये कहानी एक सीधी सादी और दयालु औरत गौरी की है, जो अपने भगवान पर बहुत भरोसा करती थी और प्रतिदिन अपने घर के सारे काम काज करके मंदिर जरूर जाया करती थी। गौरी का पति रामू एक गरीब लेकिन मेहनती किसान। उसकी पत्नी गौरी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों ने जिंदगी के हर तूफान को एक दूसरे के सहारे पार किया। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में वे अपनी दुनिया बसाए हुए थे। आप आ गए, क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ गौरी, आज खेत में बहुत काम है। एक कप चाय पिला दो, फिर खेत पर जाऊंगा। अच्छा, आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। दोनों पति पत्नी के बीच अटूट प्यार था। रामू चाय पीकर फिर खेत की ओर निकलने लगता है। सुनो, शाम को खेत से जरा जल्दी आ जाना, हमें मंदिर जाना है। हाँ ठीक है। इतना बोलकर रामू खेत की ओर निकल जाता है और गौरी अपने घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब रामू खेत से आया तो दोनों पति पत्नी मंदिर की ओर निकल जाते हैं। मंदिर जाने से पहले गौरी भगवान के भोग के लिए कुछ पकाकर जरूर ले जाती थी। मंदिर जाते वक्त गौरी ने एक बूढ़े व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठे देखा, जिसे देखते ही मालूम पड़ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी काफी परेशान और भूखा है। गौरी को उस बूढ़े व्यक्ति पर बहुत दया आई। मंदिर में पूजा करने के बाद घर लौट वक्त गौरी सबसे पहले उस बूढ़े के पास गई और बोली, बाबा ये लो प्रसाद। बूढ़ा व्यक्ति प्रसाद लेकर बहुत खुश होता है। गौरी ने उसे सांत्वना दी। भगवान सब ठीक करेगा, हम मेहनत करना नहीं छोड़ सकते।
आदमी के लिए खाना लेकर जाने लगी। वह बूढ़ा आदमी भी रोज गौरी का इंतजार करने लगा। एक दिन गौरी ने उससे पूछा, बाबा आप बहुत परेशान लगते हो, क्या आपका कोई घर नहीं है? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? गौरी के कई बार पूछने पर ने साफ कह दिया, रामू, अगर इस महीने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर दोनों मेरी हो जाएगी। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने अपने जीवन का हर पल उस जमीन को संवारने में लगा दिया था। वह टूट चुका था, लेकिन गौरी ने उसका हौसला दिया और बोला, सुनो आप परेशान मत हो, भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, मुझे अपने भगवान पर बहुत भरोसा है। हाँ गौरी, तुम ठीक बोल रही हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। गौरी, मैं कल ही कुछ अच्छी किस्म की बीज लाने के लिए शहर जाऊंगा। मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर आराम से जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। साथ मेरे घर चलोगी? गौरी बूढ़े आदमी की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाती और बाबा मुझे घर पर बहुत काम है बोलकर निकल जाती हैं। घर पहुंचकर गौरी उस बूढ़े आदमी के ही बारे में सोचती है। दूसरे दिन फिर जब गौरी उस बूढ़े को खाना देती है तो फिर वो बूढ़ा वही बात बोलता है, बेटी तुम एक बार मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गौरी फिर वही बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए घर चली जाती हैं। गौरी घर पहुंचकर थोड़ा असहज महसूस करती है और सोचती है, आखिर वो बाबा मुझे अपने घर जाने के लिए क्यों बोल रहे? आखिर वो मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? मैं एक काम करती हूँ कि कल मंदिर ही नहीं जाऊंगी और जब मेरे पति आ जाएंगे तब उनको सारी बात बताकर बाबा के घर जाऊंगी। अगली सुबह गौरी मंदिर नहीं जाती, लेकिन उसे ये बात भी सताती है कि आज मैं मंदिर नहीं गई और उस बाबा को खाना भी नहीं दिया, तो कहीं वो बाबा भूखे न हो। शाम को गौरी जब घर के बाहर आती है तो देखती है कि वो बाबा उसके घर के बाहर ही खाट पर बैठे हैं। गौरी उन्हें देख घबरा जाती है और बिना कुछ बोले घर में चली जाती है। गौरी बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वह बिल्कुल समझ नहीं पाती कि आखिर ये बाबा घर तक कैसे पहुंच गए। फिर वो सोचती है, लगता है बाबा को आज कुछ खाने को नहीं मिला होगा और इसलिए वो घर तक आ गए। गौरी तुरंत बाहर जाती है और बाबा से पूछती है, बाबा आज कुछ खाने को नहीं मिला क्या? आपको भूख लगी है क्या? मैं अभी आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आज भी तुम्हें अपने घर चलने के लिए ही बोलने आया हूँ। गौरी बहुत हिम्मत जुटा के बाबा से पूछ ही लेती है, बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहते हैं? आखिर आप मुझे अपने घर पर क्या दिखाना चाहते हैं? बेटी वो तो तुम जब मेरे घर चलोगी तभी तुम्हें पता चलेगा। लेकिन बाबा अभी मेरे पति भी गांव में नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरे पति को आने दीजिए, फिर मैं आपके घर जरूर चलूंगी और आपकी सहायता भी करूंगी। बेटी मुझे कोई परेशानी नहीं है और मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पति गांव में नहीं है, फिर भी तुम मुझ पर भरोसा करो और एक बार मेरे घर चलो, फिर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। गौरी को बूढ़े आदमी पर भरोसा हो जाता है और वो उन्हें अब मना नहीं कर पाती और बोलती है, ठीक है बाबा, आप अभी घर जाओ और कल सुबह मैं आपके साथ आपके घर जरूर चलूंगी। वो बूढ़ा आदमी गौरी की बात मानकर घर चला जाता है।
अगली सुबह गौरी घर से जैसे ही बाहर निकलती है, वो देखती है कि वो बूढ़ा बाहर ही है। वो सोचती है, घर के काम बाद में ही करूंगी, सबसे पहले इस बाबा के घर जाती हूँ। और बाबा को बोलती हैं, चलो बाबा, अपने घर ले चलो मुझे। बाबा गौरी को अपने घर की ओर ले जाता है। थोड़ी देर बाद बाबा गांव के बाहर जंगल की तरफ जाने लगता है। गौरी थोड़ा घबरा जाती है और पूछती हैं, बाबा, आपका घर कहाँ है? गांव तो पीछे छूट गया। बेटी तुम घबराओ मत, मेरा घर यही जंगल में है। थोड़ी दूर चलने के बाद गौरी को एक झोपड़ी दिखती है जिसके आसपास कोई नहीं था। झोपड़ी के अंदर जाते ही बाबा गौरी को एक संदूक दिखाते हैं और बोलते हैं, बेटी जरा ये संदूक खोलना। गौरी संदूक खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो संदूक सोने के सिक्कों से भरी थी। गौरी बाबा से पूछती हैं, बाबा, ये इतने सिक्के आपके पास कैसे? बेटा ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है और मैं ये सारे सिक्के तुम्हें देना चाहता हूँ। गौरी बाबा की बात सुन चौंक जाती है और पूछती हैं, लेकिन बाबा, आप ये सिक्के मुझे क्यों देना चाहते हैं? इन सिक्कों पर तो आपके परिवार और बच्चों का हक है, क्या आपका अपना कोई नहीं है? हाँ बेटा, मुझे पता है और मेरा एक बेटा और बहू भी है, लेकिन मैं उनको ये अपनी दौलत नहीं देना चाहता। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि वो दोनों बहुत लालची है और वो मुझे बहुत मारते पीटते भी थे, मुझे खाना भी नहीं देते थे। भला ऐसे औलाद को मैं क्यों अपना मानूं और अपनी मेहनत की कमाई क्यों दूं? तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल इंसान हो। मुझसे कोई रिश्ता न होने के बाद भी तुमने मुझे रोज खाना खिलाया, इसलिए मैं ये सारी दौलत तुम्हें देना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज भी है। बेटा तुम ये सारे सिक्के ले जाओ और अपनी जिंदगी संवार लो और मुझ जैसे लोगों की सहायता भी करो। नहीं बाबा, मैं आपकी ये दौलत नहीं ले सकती, क्योंकि बाबा भले ही आपके बेटा बहु अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस दौलत पर सिर्फ उनका ही हक है। आप ये सारे सिक्के उन्हें ही दे दो और आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। मैं निस्वार्थ भाव से हमेशा आपकी सेवा करूंगी। बूढ़ा आदमी गौरी की बातें सुनकर दंग रह जाता है और बोलता है, बेटी आज के जमाने में भी तुम जैसे सच्चे लोग हैं, ये देख बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटी, मैं ये सिक्के अपने बेटे को दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है तुम उतने पैसे ले लो। गौरी कुछ भी बोलती उससे पहले ही बाबा बोलते हैं, देखो बेटी, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम भी मेरी बात मान लो और सिक्के ले लो। गौरी बाबा को माना नहीं कर पाती और थोड़े सिक्के लेकर बाबा को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाती हैं। घर पहुंचते ही गौरी देखती है कि उसका पति रामू भी शहर से आ गया है। गौरी रामू को घर के अंदर ले जाती हैं और सारी बात बताती हैं। रामू को गौरी की बातें समझ नहीं आती और वो बोलता है, गौरी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भला तुम किस बाबा की बात कर रही हो? गौरी रामू को याद दिलाती है और बोलती है, आप भी कितनी जल्दी भूल जाते हो। वही बाबा जब हम शाम को मंदिर गए थे और बरगद के पेड़ के नीचे जो बाबा बैठे थे, जिन्हें मैंने प्रसाद दिया था। गौरी, मुझे अच्छे से याद है, उस दिन तो हमें कोई बाबा नहीं मिले थे। सुनो, आप थके हुए हो, इसलिए आपको कुछ याद नहीं। एक काम करो, आप सो जाओ और हम कल बात करेंगे। अगली सुबह गौरी रामू को बोलती हैं, सुनो, इससे पहले कि साहूकार पैसे मांगने आए, आप उसके पैसे लौटा आओ। गौरी, तुम ठीक बोल रही हो, मैं अभी साहूकार के पैसे लौटा के आता हूँ। गौरी रामू को तो भेज देती हैं, लेकिन मन ही मन वो सिर्फ बाबा के ही बारे में सोचती है। वो अपने घर के काम खत्म कर मंदिर की ओर निकल जाती है। आज गौरी को वो बाबा पेड़ के नीचे नहीं मिलते। गौरी आसपास के लोगों से उस बाबा के बारे में पता करती है, पर उस बाबा को किसी ने नहीं देखा था। गौरी को बड़ा आश्चर्य होता कि गांव के किसी व्यक्ति ने उस बाबा को नहीं देखा। कुछ महीनों बाद रामू उन पैसों से कर्ज तो चुका ही देता है, साथ ही वो अपनी झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर भी बनवा लेता है। गौरी और रामू
अब एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब भी गौरी उस बाबा को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन गौरी रामू से बोलती है, सुनो, मुझे एक बात अंदर ही अंदर सता रही है। आखिर वो बाबा कहाँ गए और मेरे सिवा उस बाबा को किसी ने नहीं देखा। भला ऐसे कैसे हो सकता है? गौरी, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो बाबा कौन थे। सुनो, हम एक काम करते हैं, हम जंगल में बाबा के घर पर चलते हैं। ठीक है गौरी। दोनों पति पत्नी उसी वक्त जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचकर गौरी को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वहां पर कोई झोपड़ी नहीं थी। ये क्या, यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि वो बाबा मुझे यही लेकर आए थे। गौरी, हो सकता है कि तुम जंगल का रास्ता भूल गई होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे रास्ता अच्छे से याद है। गौरी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। गौरी उस साधु के पास जाती है और उस बाबा के बारे में बताती हैं। बेटी, मैं इस जंगल में कई वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन जैसा तुम बता रही हो, ऐसा कोई व्यक्ति इस जंगल में मैंने नहीं देखा। और तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद ये बोल सकता हूं कि तुम्हारी भगवान में इतनी आस्था और लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा को देख स्वयं भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हारी सहायता की है। बेटी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। जाओ, खुश रहो। गौरी को ये सारी बातें सुनकर बहुत खुशी होती है कि उसकी भक्ति सफल हो गई। रामू गौरी से बोलता है, गौरी, तुमने सही कहा था कि तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है और वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर की तरफ जरूर करेंगे। सीमा, देखो तो सही, आज जंगल से सिर्फ इतनी सी लकड़ी ही जुटा पाया हूं। शहर में बेची तो हाथ में चंद पैसे ही आए। न तेल खरीदने लायक बचे, न कपड़े लाने के। सुनिए जी, आप अकेले कब तक बोझ उठाओगे? ये भूख, ये तंगी, अब 2 बच्चों की आंखों में भी साफ दिखने लगी है। हर रोज खाली बर्तन देखकर उनका मासूम चेहरा मुझे तोड़ देता है। पर हम औरतें तो पत्थर बन जाती हैं, आंसू पीकर भी चुप रहती है। मगर कब तक जी, कब तक? वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और जोर से बोलने लगा, अरे सुनो, सुरेश भैया अभी अभी अखबार में पड़ा है, 2-3 दिन बाद घनघोर बारिश आने वाली है। कितने दिन चलेगी इसका तो कोई पता ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि इस बार बादल फटने जैसा मंजर हो सकता है। नदियां उफान पर होंगी और जो घर मिट्टी के हैं वो तो टिक ही नहीं पाएंगे। भगवान, अगर सचमुच ऐसा हुआ तो हम जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? न सिर पर पक्का मकान, न कहीं कोई सहारा। क्या हमारे तकदीर में मिट्टी के ढेर तले दबकर मरना ही लिखा है? क्या हमारी जिंदगी की कीमत सिर्फ इतनी सी है? हाँ सीमा, लग तो यही रहा है कि हम गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। हम जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। न ऊपर वाला ही हमारे बारे में सोचता है और ना ही लोग। अमीरों के लिए ये बारिश रहमत होती है, लेकिन गरीबों के लिए तो बस मुसीबत लेकर आती है। बारिश में अमीरों के खेत लहलहा उठती है और हमारे कच्चे घर बह जाते हैं। उनके लिए बारिश सोना बनती है और हमारे लिए वही बारिश काल बनती है। वाह रे ऊपर वाले, तू न जाने हम गरीबों के तकदीर में क्या लिखकर भेजा है। ज्यादा गर्मी पड़ने लगे तो भी हम गरीबों के लिए काल हो जाती है, और ज्यादा ठंड पड़ने लगे तो भी हम गरीबों के लिए काल बन जाती है, और ज्यादा बारिश होने लगे तब भी हम गरीबों के लिए ये बारिश काल बन जाती है, और अमीरों के लिए सभी मौसम बहार लेकर आते हैं। उधर ये खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल चुकी थी। हर गली, हर चौपाल पर लोग सिर्फ आने वाली बारिश की चर्चा कर रहे थे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी की आंखों में बेबसी
और सबके दिल में एक ही सवाल, अगर ये तूफान आया तो हमारा क्या होगा? मिट्टी के इन घरों और खाली पेटों के सहारे गांव कैसे बचेगा? भाइयों, तुमने सुना? अखबार में साफ लिखा है 3 दिन तक लगातार बारिश होगी। सोचो जरा, अगर ये सच हुआ तो हमारे मिट्टी के घर कहाँ टिक पाएंगे? दीवारें तो पहले से ही दरक रही हैं, छतें टपक रही हैं। अगर आसमां फट पड़ा तो हम सब इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। हमारे कच्चे घर तो 1 दिन की बारिश भी नहीं सह पाते, 3 दिन की बरसात में तो सारा गांव ही बह जाएगा। ये सब सोचकर मेरी रूह कांप पड़ती है। हाँ धीरज भाई, आप सही कह रहे हो। हमारे पास ना तो पक्का मकान है, ना कोई धन दौलत। हमारी जिंदगी तो भगवान और अपने पसीने के बदौलत पर ही चलती है। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि जैसे भगवान भी मुंह मोड़ लेंगे। आसमान खुलकर बरसा तो शायद हमारी नसीब में मौत ही लिखा है। उधर गांव का मुखिया घमंड से भरा हुआ था। उसके दिल में इंसानियत की जगह अहंकार पल रहा था। उसे लगता था कि पैसा और उसका पक्का मकान ही उसकी ताकत और सहारा है। वो भूल गया था कि असली सहारा इंसानियत और लोगों का साथ होता है, ना कि दीवारों और दौलत का। मुखिया जी, सुना है इस बार बारिश बहुत घनघोर होने वाला है। आने वाले बारिश के डर से पूरा गांव डरा हुआ है। हर तरफ खौफ छाया हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि अगर पानी बरस पड़ा तो ये मिट्टी के घर टिक नहीं पाएंगे। सबकी निगाहें आपकी तरफ है, लेकिन डर इतना गहरा है कि नींद तक उड़ गई है। अरे इतना घबराने की क्या जरूरत है? तुम गरीब तो हमेशा कांपते रहते हो। तुम जैसे लोगों के घर तो बस घास फूस और मिट्टी के टुकड़े। जरा सी आंधी चली तो ढेर बन जाएंगे। लेकिन मेरा घर ईंट पत्थर का बना है, मजबूत और पक्का। मुझे क्या फर्क पड़ता है बारिश से? बर्बाद तो तुम जैसे गरीब लोग होगे, मैं नहीं। मुखिया जी, अगर घनघोर बारिश शुरू हो गई और गांव वाले आपसे मदद मांगने आए तो आप क्या करेंगे? अगर ये गांव वाले मेरे पास मदद मांगने आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा, जाओ अपनी मिट्टी के दीवारों में ही शरण लो। मैं क्यों अपना दरवाजा खोलूं? मेरा घर मजबूत है, मेरे लिए बना है, सबके लिए नहीं। इन गरीबों की मुसीबत मेरी नहीं, ये उनकी तकदीर है। जो बच गया वो जिंदा रहेगा, जो डूब गया उसका नाम तक कोई याद नहीं रखेगा। मुखिया के दिल में इंसानियत की जगह अहंकार पल रहा था। उसे लगता था कि पैसा और उसका पक्का मकान ही उसकी असली ढाल और सहारा है। वो भूल चुका था कि दीवारें और दौलत इंसान को नहीं बचाती। असली सहारा तो इंसानियत और साथ देने वाले लोग होते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत गए। फिर वही हुआ जैसा गांव वालों ने सोचा था। काले काले बादल आसमान पर छा गए। बिजली बार बार चमककर अंधेरे को और भी भयानक बना रही थी। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी, मानो तूफान अपनी दस्तक दे रहा हो। पूरे गांव को अब साफ साफ संकेत मिल चुका था कि तबाही बस शुरू ही होने वाली है। हर दिल की धड़कन तेज हो गई थी और चारों तरफ डर की एक सहरन फैल चुकी थी। हे प्रभु, रहम करना, इस गांव की रक्षा करना। मासूम बच्चों, बूढ़ों और औरतों सबकी जान बचा लेना। हम गरीबों का सहारा सिर्फ तू ही है मालिक। तूफान की इस तबाही से हमें अपनी छाया में छिपा ले। हे प्रभु, हमें बचा लें। इस आने वाली तबाही से रक्षा कर प्रभु, हम पर दया कर। माँ, ये क्या हो रहा है? सब लोग इतने डरे डरे क्यों लग रहे हैं? सब भाग रहे हैं। सबके चेहरों पर डर क्यों है माँ? क्या हो गया है सबको? कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं। तू डर मत, चल अंदर चल, मैं हूं ना तेरे साथ। पूरा गांव अपने घरों से बाहर निकल आया था। हर किसी की नज़र उस भयावह काले आसमान की ओर टिकी हुई थी। बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवा ने जैसे दिलों की धड़कनें रोक दी हो। औरतें बच्चों को सीने से लगाकर खड़ी थीं। बुजुर्ग दुआएं बुदबुदा रहे थे। पूरा गांव उस आने वाले तूफान से सहमा हुआ था, मानो मौत की आहट चारों तरफ फैल चुकी हो। अचानक आसमान चीरती हुई एक जोरदार बिजली गिरी। उसकी चमक ने पल भर के लिए पूरे गांव को सफेद रोशनी में डुबो दिया और फिर उसी के साथ शुरू हुई बारिश। ऐसी भयानक, ऐसी निर्दय की मानो आसमान खुद गुस्से में गांव पर टूट पड़ा हो। पानी की मार इतनी तेज थी कि हर किसी की रूह कांप उठी।
आजी, अब क्या होगा? बाहर देखिए ना, कैसे कहर बनाकर बारिश बरस रही है। अगर ये यूं ही चलती रही तो हमारा ये मिट्टी का घर कब का बिखर जाएगा। मैं तो बहुत डर गई हूँ। बच्चों की सांस तक ठरठरा रही है। आजी, अब तो बस भगवान ही हमारी ढाल बन सकते हैं। कुछ नहीं होगा सीमा, कुछ भी नहीं। तू डर मत, जो होगा देखा जाएगा। हम साथ हैं ना, हर परेशानियों से लड़ लेंगे, मिलकर उसका सामना करेंगे। जब तक शरीर में सांस है, तुझे और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। गांव वाले एक दूसरे को हिम्मत तो दे रहे थे, लेकिन हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी थी। कुछ घरों की छत से पानी टपकने लगा था, कुछ के आंगन में पानी घुस आया था और कई घरों की मिट्टी की दीवारें दरकने लगी थी। हर दरार, हर टपकता कतरा आने वाली बड़ी तबाही का इशारा कर रहा था। गांव वालों की आंखों में डर और गहरा होता जा रहा था। हे प्रभु, रहम करना, इस गांव की रक्षा करना। मासूम बच्चों और बूढ़ों और औरतों सबकी जान बचा लेना। हम गरीबों का सहारा सिर्फ तू ही है मालिक। तूफान की इस तबाही से हमें अपनी छाया में बचा ले। हे भगवान, अब तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, तू ही बचा ले प्रभु। इस मुसीबत से हमें निकाल ले। इन मासूम बच्चों को, इन बेबस औरतों, इन बूढ़ी आंखों पर रहम कर दे। अपनी शरण में ले ले प्रभु। इस तूफान की तबाही से हमें बचा ले। गांव के सभी लोग इस तबाही के मंजर को डरे और सहमे नजर से देख रहे थे। हर आंख में दहशत थी, हर दिल में सवाल। तभी गांव का एक आदमी कांपते आवाज में बोला, हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? चारों तरफ पानी ही पानी है, आसमान से तबाही बरस रही है। अब हमारा क्या होगा प्रभु? कौन हमें इस विनाश से बचाएगा? तू ही सहारा है, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। एक काम करते हैं भाइयों, सुनो, सब अपनी अपनी औरतों और बच्चों को लेकर हमें इस गांव से बाहर निकलना होगा। इन मिट्टी के घरों में अब ज्यादा देर तक रहना सही नहीं होगा, वरना सब दबकर मर जाएंगे। आओ सब मिलकर चलते हैं मुखिया के घर। उन्हीं का एक पक्का मकान है, वही हमें अब सहारा दे सकता है। यही सोचकर गांव वाले अपने अपने बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को साथ लेकर अपने घर से बाहर निकल पड़े। मूसलाधार बारिश सिर पर बरस रही थी और आसमान को चीरती बिजली बार बार चमक रही थी, लेकिन सबको एक ही उम्मीद थी, मुखिया का पक्का घर। डर और घबराहट से कांपते हुए, भीगी देह और थरथराते कदमों के साथ पूरा गांव उस घनघोर बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच मुखिया के घर की ओर बढ़ चला। गांव मुखिया अपने घर के अंदर बैठा बारिश का मजा ले रहा था। तभी अचानक बाहर से कुछ लोगों की तेज आवाज है उसके कानों तक पहुंची। मुखिया भारी कदमों से बाहर जाने लगा, ये देखने की मामला क्या है। तुम गांव वाले इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बताओ, क्या समस्या है? मुखिया जी, बारिश की वजह से पूरा गांव ध्वस्त हो गया है। बारिश की वजह से हमारे घर भी गिर गए हैं मुखिया जी। हम लोग बहुत परेशान हैं। कुछ दिन के लिए आप हमें अपने घर में ठहरने की जगह दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सुरेश, ये तुम क्या कह रहे हो? एक दो लोग होते तो मैं किसी तरह सोचता भी, लेकिन तुम पूरे गांव वालों को मैं अपने घर में कैसे जगह दे सकता हूँ? 2-4 लोगों की बात ही अलग थी, लेकिन तुम तो 40 लोग हो। मैं सबको अपने घर में ठहरने की जगह कैसे दे सकता हूँ? मुखिया जी, रहम करिए। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए। आखिर हम इन बच्चों को इतनी तेज बारिश में लेकर कहाँ जाएंगे? कुछ तो रहम करिए। मुखिया जी, आपको अपने बच्चों की सौगंध, हमें पनाह दे दीजिए मुखिया जी, नहीं तो ये छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। गांव वाले, मुझे माफ करिए, मैं अपने घर में तुम लोगों को ठहरने की जगह नहीं दे सकता हूँ। मुखिया जी, या तो आप हमें अपने घर में ठहरने की जगह दे दीजिए, नहीं तो हम गांव वाले यही खड़े खड़े अपना प्राण त्याग देंगे। ठीक है, ज्यादा जिद मत करो। सब लोग हॉल में चलो। तुम सबके रहने का प्रबंध इस हॉल में रहेगा। सभी गांव वाले मुखिया के पैरों में गिर जाते हैं। मुखिया जी, हम गांव वाले आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आज आपने हमारा बहुत बुरे वक्त में मदद किया है, इसलिए हम लोग आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुखिया सभी गांव वालों को रहने के लिए जगह दे देता है। कुछ दिन गुजरता है, धीरे धीरे बारिश खत्म हो जाता है।
गांव में जो बाढ़ का पानी था उसका स्तर कम हो जाता है। सभी गांव वाले दोबारा अपने गांव में चले जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है एक सीतापुर गांव की, जहां पर एक लालची सेठ हरिराम रहता था। इसी गांव में एक ईमानदार किसान रामू अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। रामू बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही तेज और चतुर दिमाग की थी। तो वहीं गांव में हरिराम एक लालची और बहुत ही कंजूस था। वह सारे गांव वालों को बेवकूफ बनाता था। ये गांव वालों भी ना कितना बेवकूफ है इनसे। डरा धमका के मैं सारा काम करा लेता हूँ। मुझे इन गरीबों को खून चूसने में बड़ा मजा आता है। इतने में ही वहाँ रामू आ जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे काम मिलेगा क्या? मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा काम करना चाहते हो? ठीक है, क्या तुम खेती करोगे? मेरा बहुत खेत है, मैं तुम्हें आधे हिस्से पर दे सकता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं खेती करूंगा। आखिर काम मुझे नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम जो खेत में रोपोगे उसमें ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। बोलो मंजूर है तो? ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। लेकिन रामू घर जाकर सेठ की शर्त के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है। उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, कहीं कुछ काम मिला या नहीं? हाँ सुनीता, मुझे एक सेठ के यहाँ खेती का काम मिल गया। अब मुझे कल से खेत में काम करने जाना होगा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको काम मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। अगली सुबह रामू बैल लेकर खेत की ओर चल देता है। रामू जैसे ही खेत में पहुंचता है, वैसे ही वहां पर सेठ हरिराम आ जाता है और कहता है, अरे रामू, तुम तो बहुत जल्दी से खेत में काम शुरू कर दिए। मुझे लगा कि 2-4 दिन बाद से करोगे, लेकिन अच्छा किए, जितनी जल्दी से काम शुरू करोगे उतनी जल्दी ही फसल तैयार होगी। हाँ सेठ जी, घर में पैसों की बहुत जरूरत है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बार गर्मी बढ़ने से पहले फसल लगा दूं, ताकि गर्मी का प्रभाव मुझ पर न पड़े। हाँ रामू, तुम बहुत सही कह रहे हो। इस बार की गर्मी तो जान ही ले लेगी। तुम सही काम कर रहे हो। सुबह सुबह खेत में काम कर लो और दोपहर को आराम कर लो। इससे तुम्हें गर्मी का एहसास भी नहीं होगा और देखते देखते फसल भी तैयार हो जाएगा। गर्मी से बचने का यही सही उपाय है। इतना कहकर हरिराम वहां से चला जाता है और रामू खेत की जुताई करने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बाद रामू की गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। वह बहुत ही खुश था, क्योंकि अब उसकी जीवन में पैसे आने वाले थे। लेकिन अब भी रामू को शायद अंदाजा नहीं था कि अब वह किस मुसीबत में फंसने वाला है। इतना रामू सोच ही रहा था कि वहां हरिराम आ जाता है और फसल तैयार देखकर उसे लालच समा जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू, फसल तो बहुत ही अच्छा हुआ है तुम्हें। शर्त तो याद है ना? शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा मेरे हुआ और नीचे का हिस्सा तुम्हारा हुआ। इससे तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? लेकिन रामू तो ये शर्त भूल गया था और अनजाने में वह गेहूं लगा दिया था। शर्त के हिसाब से हरिराम सारा अनाज ले लिया और घास फूस रामू को दे दिया। रामू के पैर तले जमीन खिसक गई थी। वह खूब हरिराम के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन हरिराम उसकी एक न सुनी और गेहूं लेकर वहां से चल दिया। रामू भी निराश होकर खाली हाथ घर आ जाता है। घर आते ही उसकी पत्नी बोलती है, अजी आप आ गए, फसल कट गई ना? गेहूं आप नहीं लाए, क्या हुआ? जी आप बहुत उदास लग रहे हैं। रामू सेठ जी के शर्त के बारे में
और जो जो खेत में हुआ सारी बात रामू अपनी पत्नी को बता देता है। हम ऐसी शर्त क्यों लगा लिए? उस कंजूस सेठ से वो बहुत चालाक है, और जब लगाया तो खेत में गेहूं की जगह पर आलू क्यों न लगाए, आलू लगाते तो सारा आलू हमारा होता और सारा घास उसका होता। आपका दिमाग कहाँ रहता है? मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं सेठ की शर्त के बारे में भूल गया था और यही देखकर सेठ ने मुझसे फायदा उठा लिया। मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो। अब मैं उस कंजूस सेठ को सबक सिखाए बिना चुप नहीं बैठूंगी। अब आप फिर से उस सेठ के पास जाइए, और हाँ, मैं जो कहूँ बस उतना उसे जाकर कहिए। उससे जाकर फिर से खेती करने की बात करना, और वो सेठ जो शर्त रखे बस मुझे आकर बताना। अब आप जाओ। ठीक है सुनीता, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। अरे पता है बिरजू, मैं इतना बारा मूर्ख आज तक नहीं देखा था। वो रामू कितना बेवकूफ है। सारा मेहनत वो किया और सारा अनाज मैं लेकर आ गया। इतना हरिलाल बोल ही रहा था कि इतने में रामू आ जाता है और बोलता है, सेठ जी, मैं फिर से खेती करना चाहता हूँ। अब आपकी इस बार क्या शर्त है, ये आप बताइए। अच्छा, फिर से खेती करना चाहते हो तो मेरी शर्त सुनो। अब की बार जो तो फसल लगाओगे उसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो मंजूर है तो? ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। इतना रामू कहकर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सेठ की शर्त के बारे में सारी बात बता देता है। अच्छा तो कंजूस सेठ, ये शर्त रखा है, सुनो जी। इस बार आप अपने खेत में मकई का खेती करेंगे। जब फसल तैयार होगा तो शर्त के अनुसार बीच का सारा मकई हमारा होगा और ऊपर के और नीचे के जर फुनंगी उस कंजूस सेठ का होगा। अब आप जाइए और मकई का खेती कीजिए। सुनीता के कहे अनुसार रामू मकई का खेती करता है। रामू का किस्मत अच्छा था कि इस बंजर जमीन में भी मकई का खेती बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ी ही देर में वहां सेठ आ जाता है और रामू शर्त के अनुसार सारा मकई ले लेता है और घास फूस हरिराम को दे देता है। और इस तरह रामू अपनी चतुर पत्नी के चतुराई से सेठ के शर्त को जीत जाता है।